वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। यूजुअली हम ये कोशिश करते हैं कि आपको और हमें आगाही हो कि मुश्किल हालात में हमें क्या करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे वो मुश्किल जो आपके अपनों से रिलेटेड होती है, जो आपके घर में किसी भी वक्त जन्म ले सकती है। कोई ऐसी एमरजेंसी हो सकती है आपके गिरदोनवा में जिसमें आप अपने आप को कैसे फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं या सूदमंद उस सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग बाकायदा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मुझे याद है कि कराची यूनिवर्सिटी में एक अटैक हुआ था, और उस वक्त जब आग लगी थी तो उसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग थी, तो उसने कुछ लोगों को बहाल करने में अपना किरदार अदा किया था। फिर ऐसे ही चंद महीने पहले हमारे पास एक मेहमान आए थे जो कोरिया गए थे, और वहाँ पर एक भगदड़ मच गई थी और वहाँ लोगों का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और उन्होंने भी, क्योंकि वो एक मेल नर्स भी रह चुके थे, तो उन्होंने CPR किया और बाकी इस तरह की चीज़ें की। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उनको अप्रिशिएट किया था, और पाकिस्तान में उसकी बड़ी एक उसको सराहा जा रहा था ओवरऑल ऑन सोशल मीडिया। सो हमने सोचा कि ये तमाम चीज़ें, वैसे तो हमारे यहाँ छोटों से लेकर बड़ों तक को इसकी आगाही होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, तो आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताएं, इसकी अफादियत और अहमियत भी बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि वो तमाम लोग जो मेडिकल के पेशे से वाबस्ता हैं वो अपने तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ FRIP यानी फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान, ये एक NGO का नाम है, लेकिन ये NGO कायम की है डॉक्टर्स ने। वो डॉक्टर्स जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं और वो डॉक्टर्स जो अभी पास आउट होने वाले हैं। ये तमाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं। हमारे साथ सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इमरान राना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इमरान? ठीक है। एंड अमैमा शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड हमारे साथ मोहम्मद शामिल खान मौजूद हैं जो कि ट्रेजरर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत एक्टिव हैं और शुरू से ही देख रहे हैं सबको कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। सही है ना? और हमारे साथ जी मौजूद हैं अली अब्बास मनकानी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इन डिज़ाइन एंड आउटरीच। अस्सलाम वालेकुम। एक और भी इनकी मेंबर हैं, कुछ देर बाद उनसे मुलाकात करवाएंगे क्योंकि मीडिया बाद में आता है तो उनका ताल्लुक मीडिया से है। सबसे पहले आपकी जो सोच है या इसके पीछे जो डिज़ाइन था जहन में, क्या सोचकर ये NGO आपने शुरू की, और इसमें जो फर्स्ट रिस्पांस का आप काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका मैम एंड 2GTV न्यूज़ के मैंने उन्होंने बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। आई जस्ट कंटिन्यू आपकी बात से ही कि कैसे स्टार्ट हुआ एक्चुअली। 2010 में एक्चुअली आपको याद होगा कि CID ऑफिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एंड वहाँ पर जो हमारे फाउंडर्स थे एंड कुछ डाओ के स्टूडेंट्स थे वो लोग गए थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके अंदर सब लोग बहुत भगदड़ मच जाती है, बहुत से लोग जमा हो जाते हैं एंड लोगों को सही प्रोटोकॉल नहीं पता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा की इमरजेंसी है तो उसमें आप किसी का सर सही से नहीं अगर हिलाया आपने और आपने उनको मूव कर दिया तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो वो जब उन्होंने वहाँ पर देखा कि इस तरह लोगों को मिसमैनेज किया जा रहा है, इवन एम्बुलेंसेज अवेलेबल थी बट इवन एम्बुलेंस स्टाफ जो था वो सही से ट्रेंड नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि दे नीड कि हम फर्स्ट रिस्पांस एजुकेशन शुरू करें और जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको ये आना चाहिए। तो यही 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन और ये इनिशिएटिव शुरू किया। नाउ इट्स मोर देन 12 ईयर्स गुजर चुके हैं एंड बहुत टाइम गुजर गया है एंड द फाउंडर्स जो हैं अब वो आगे जा चुके हैं। दे आर नाउ वेल कनेक्टेड डॉक्टर्स एज वेल एंड एवरी ईयर हमारी नई टीम आती रहती हैं एंड स्टूडेंट्स ही होती हैं। So again, it is a student-run NGO and we are registered by the government of Sindh as well. And हम यही ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो मोटो है that is learn, spread and save lives. तो हम यही जो नॉलेज है फर्स्ट रिस्पांस की वो हम इनकलकेट करना चाहते हैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं। एंड जो सोच थी वो यही थी कि एक मास डिज़ास्टर टास्क फोर्स हो कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए या कोई भी जैसे अर्थक्वेक आ गया है, कोई भी अल्लाह ना करे ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ट्रेजेडी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा हो जो वहाँ पर जाके ये एजुकेशन जिसके पास हो और वो वहाँ पर जाके लोगों की मदद कर सके। सही। सो मैमा, आप किस तरह आप लोग ये इम्पार्ट करते हैं, किन फोरम्स पे जाते हैं, कौन लोग आपके टारगेट हैं कि जी इन तक तो हमें पहुँचना चाहिए? तो हमारे टारगेट कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। हम स्कूल्स में क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक जाते हैं। हम इंटर कॉलेजेस पे, A लेवल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में। हमारा एक प्रोजेक्ट है सेफ्टी ऑन ड्यूटी। सो जो इंडस्ट्री वर्कर्स में हर तरह से हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स होती हैं हमारी। ठीक।
اچھا اس کے علاوہ میں نے سنا تھا کچھ ویب سائٹ بھی ہے آپ لوگوں کی جہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو خریدی بھی جا سکتی ہیں, کیا اس طرح کا بھی بالکل ہماری فپ کی اپنی ویب سائٹ ہے, اٹس www.fip.org.pk, اور اس میں آپ جا سکتے ہیں. ہمارے کچھ سوشل میڈیا ہینڈلز بھی ہیں جن کے اسی نام سے فرسٹ رسپانس انیشیٹو آف پاکستان, اس میں آپ جا سکتے ہیں. ہماری میڈیا مرچنڈائز جو ہے ہماری وہ آپ لے سکتے ہیں. وی آلسو ہیو ون نیو انیشیٹو جس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا. وی ہیو بلٹ آر فرسٹ کور جس کو ہم فرپ سینٹر آن ریسرچیٹیو ایجوکیشن بول رہے ہیں. بیسکلی پاکستان میں اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان میں پوری دنیا کا ایک جنرل رول ہوتا ہے کہ ہر کنٹری ہر سٹی میں ایک سینٹر ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ جہاں پہ CPR کی ٹریننگ سکھائی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں بیکاز نالج نہیں ہے لوگوں کو اور اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو ہم نے ایک اسپیسیفک کور ایک ایسا ایریا ڈیزائن کیا ہے, ایک ایسا ہم نے اسپیس لی ہے جس کے تھرو ہم وہاں پہ فری آف کاسٹ فرسٹ رسپانس ٹریننگ دے رہے ہیں, ناٹ جسٹ ٹو دا میڈیکل اسٹوڈنٹس بٹ جنرلی پبلک کے لیے بھی. یہ ہمارا DHA فیز 2 ایکسٹینشن میں ہے, جسٹ نیئر KFC اتحاد پہ, بالکل مین اتحاد پہ. آپ لوگ آ سکتے ہیں کسی ٹائم پہ بھی اور وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کس طرح کی ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا CPR ہم بار بار یوز کر رہے ہیں, تو CPR ویسے لوگوں نے اب سن لیا ہوگا, کئی بار ویسے بھی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ہوتا ہے, بٹ واٹ از CPR؟ تو بیسکلی جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے فرض کریں, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, کسی شخص ہے اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, اس میں بیسکلی اس کا دل کام کرنا بند ہو جاتا ہے. تو اس کی میں مثال اس طریقے سے دوں گا, جیسے فرض کریں ایک گاڑی ہے, اگر گاڑی کام کرنا بند ہو جاتی ہے تو پیچھے کیا کرتے ہیں لوگ, جا کے دھکا دیتے ہیں, کک سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی کو. اسی طریقے سے CPR میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کمپریشنز دیتے ہیں. وی آر بیسکلی بینگ سم ونز ہارٹ, ہم ان کا دل بن جاتے ہیں اس سچویشن میں تاکہ ان کا دل واپس ہم جگا سکیں. تو ہم کمپریشنز دیتے ہیں تاکہ ان کا جو دل کام کرنا بند ہو گیا ہے تو ان کا دل جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کافی عموماً طور پہ ہم دیکھتے ہیں, کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کوئی ٹراما کا سچویشن ہوتا ہے, ٹریفک ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, اس سچویشن میں شاید بلڈ لاس کی وجہ سے ہارٹ کام کرنا بند کر جائے, یا کسی بھی وجہ سے اگر دل کام کرنا بند کر جائے, اس سچویشن میں اگر آپ نے CPR دینا شروع کر دیا تو یو کین پوٹینشلی سیو سم ونز لائف جب تک ایمبولینس نہ آ جائے. تو جس کو ہم بولتے ہیں پری ایمبولیٹری کیئر, ایمبولینس کے آنے سے پہلے آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں کسی شخص کی. صحیح جی, جسٹ اے اسمال پوائنٹ ہے جس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں ہم CPR کی بات کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے. کہ آپ کو ایک انسان اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہو جاتا ہے, جیسے کہ ہارٹ کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کے پاس کتنا ٹائم فریم آپ کو ملتا ہے. تو بیسکلی ود ان 4 منٹس آپ کو یہ اسٹارٹ کرنا ہے CPR کا ہول پروسیس, تاکہ آپ کی irreversible برین انجری اسٹارٹ نہ ہو جائے. اچھا تو CPR ایک چیز ہو گئی, اس کے علاوہ آپ کے فرسٹ رسپانس میں کیا کیا ہے مائمہ؟ فرسٹ رسپانس میں کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, بلیڈنگ ہو سکتی ہے, فریکچرز ہو سکتے ہیں, آپ کے ایون ڈراؤننگ. میرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم تھوڑی دیر بعد ڈیمونسٹریشنز کریں گے, تو ان ڈیمونسٹریشنز میں کیا کیا ہوگا؟ آج ہم CPR کو تو ڈسکس کریں گے, اور ہم ہارٹ اٹیک کے کو ڈسکس کریں گے, کہ بہت کامنلی یہ چیز ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے, اور اس کی مینجمنٹ بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہے. دا پرابلم اس کہ ہمارے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کیونکہ ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے, یا اگر انہوں نے ایک دفعہ کہیں دیکھا بھی ہے, ان کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ آگے جا کے ہیلپ کر سکیں. اچھا, تو کیا آج کے سیشن میں عمران جو ہم بریک کے بعد کرنے والے ہیں, اس کے بعد لوگ کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, یا اس کے بعد بھی سرٹن ٹریننگز ہوتی ہیں جس کے بعد یو آر کیپیبل انف ٹو گو انٹو دا فیلڈ؟ ٹھیک ہے میم. سو دا وے اٹ ورکس از ایکچولی کہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, کہ ہمارا جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پورا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے, اس کے اوپر ہم نے اپنا پورا کریکولم ڈیزائن کیا, وہ ٹرین اس پہ کرتے ہیں. بٹ ابھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اور ہم ایک اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیکاز بہت بار آپ سنتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, اللہ نہ کرے, اور کوئی تھا اور وہ ایک دم سے گر گئے اور وہیں پر ان کی آن اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کارڈک اریسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو اس وقت فوری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی CPR ہوتی ہے. تو اگین یہ ہم لائیو ہی سکھا سکتے ہیں کسی کو کروا کے مینیکنس کے اوپر, بٹ یہاں پر آج ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کرتے کیسے ہیں, تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کئی بار ایسا گھر میں ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ, اور انسان ایمبولینس کا ویٹ کرتے رہتے ہیں, اپنی طرف سے منہ پہ چھینٹے مار رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, لیکن جو کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں آتی ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم نہیں کرتے. سو کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جس کے بارے میں آج آپ ہمیں اویئرنیس دیں گے, یہ سب ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। और हमारे साथ फ्रिप यानी फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया है भाई, मीडिया ने भी ज्वाइन कर लिया। वानिया साकिब हैं जो कोऑर्डिनेटर फॉर मीडिया एंड पीआर हैं फॉर द एनजीओ। आपको वेलकम कहते हैं। वानिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। और ये जो आपने मैनिक्विन यहाँ पर मौजूद हैं, आज क्या करके दिखाने वाले हैं आप लोग? तो बेसिकली हमारे पास जब रूटीन वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, तो हम बाकायदा लोगों को एक पूरा प्रोटोकॉल सिखाते हैं कि अगर आप किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हो तो आपने उस सिनारियो को अप्रोच करके वहाँ से लेके स्टार्ट करके एम्बुलेंस आने तक, ये जो हमारा टाइम फ्रेम होता है उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर तो हम आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि सीपीआर कैसे करते हैं। तो सीपीआर हमारे प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है। तो जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो एक बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम ना सिर्फ सीपीआर भी सिखाते हैं बल्कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को वर्कशॉप की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ठीक है। सुबानिया, ये उर्दू आपने इंटरमीडिएट में सीखी है ना? नहीं, उर्दू इट्स लाइक जब हम अभी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं अक्सर तो हमारी डिफरेंट एरियाज़ में हम जा रहे होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अलावा जब हम किस कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं वर्कर्स को सिखाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज हो, सारी चीज़ें हों, वो लोगों को समझ आए, सहज अच्छा, हो। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हॉस्पिटल्स के जो ओपीडीज होते हैं मैटरनिटी के ख़ास तौर पे, वहाँ इस कदर उर्दू बोली जाती है, इस कदर उर्दू जो मुझे तो समझ में आती है उसकी रीज़न क्या है। लेकिन आप लोग बता दें एक बार अमायमा कि क्यों इस कदर उर्दू में सवालात होते हैं जो थोड़े से अगर अंग्रेज़ी वर्ड भी यूज़ हो जाए तो खैर है। हम जिस हॉस्पिटल में एटलीस्ट वर्क करते हैं दैट इज सिविल हॉस्पिटल कराची। सो वहाँ की जो ऑडियंस है, जो मेजर सेक्टर वहाँ पे आ रहा होता है वही होता है जो इंग्लिश नहीं समझ पाता। तो हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है जब से हम वार्ड्स की पोस्टिंग है तो कि हमें हर चीज़ उर्दू में बात करनी आनी चाहिए ताकि हमारी जो पेशेंट से कन्वर्सेशन हो रही है वो प्रॉपरली हो सके, वो हमारी बात समझ सकें और हम उनकी बात समझ सकें। कि आधी प्रॉब्लम उसी चीज़ से सॉल्व हो जाती है जब हम उनसे क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनकी हिस्ट्री लेते हैं। और वैसे भी डॉक्टर अच्छा हो तो आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। सही है। तो तुम लोगों ने ऐसे ही डॉक्टर बनना है क्या आधी बीमारी तुम लोग को अभी जैसे देख के हमें खुशी हो रही है ऐसी खुशी हो, अल्लाह ना करे कभी आना पड़े तुम लोगों के पास, लेकिन फिर भी अच्छा। अब मुझे ये बताइए, एक सवाल आप बताइए फिर आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा कि आप मीडिया जो हैंडल करती हैं तो बड़ा प्रेशर होगा आपके ऊपर, हमारा ये इंटरव्यू होना चाहिए, हमें ऐसे हाईलाइट होनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। सो वो जो कोऑर्डिनेशन सारी आप करती हैं वो बेहतर तरीके से हो जाती है? जी, हो जाती है बिकॉज सिर्फ मैं नहीं हूँ, आई हैव माय ओन टीम देन। जी। तो बेसिकली हमारे पास 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट हमारा मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट है एंड आई हैव माय एंटायर टीम विद मी। मेरे पास डिपार्टमेंट में दे हेल्प मी। इसके अलावा हमारी जो पूरी कोर टीम होती है अलॉन्ग विद द ऑफिस बेयर्स जैसे इमरान, अमायमा शामिल एंड 2 मोर। इसके अलावा हम लोग होते हैं, फिर बाकी जो टीम होती है दे हेल्प अस एज वेल। तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, बस हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों तक पहुंचे। जी अली, सो ओवर टू यू। आई थिंक आप हमें बताएंगे। ठीक है। ओके, सो बेसिकली जब हम सीपीआर देते हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है और वो होता है आपकी पोजीशनिंग। तो आप जिस तरह बैठे होंगे, आपने कैजुअलिटी की या जो भी जख्मी शख्स है जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसके साइड पर बैठना है, बिल्कुल जैसे इस तरह अली बैठे हैं इस तरह बैठना है। ठीक है। उसके बाद आपने कैजुअलिटी के निपल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और जो दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो सीने के बीच में ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जहाँ ये वाली 2 लाइनें मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर हमने अपने मजबूत हाथ के हड्डी वाले हिस्से को रखना है। जैसे कि अक्सर लोग सीधे हाथ से लिखते हैं तो उनका मजबूत हाथ सीधा होता है, अक्सर लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं तो उनका मजबूत हाथ उल्टा होता है। अब आपने रख लिया, मजबूत हाथ की हड्डी वाला हिस्सा रख लिया, दूसरा हाथ आप इसके ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है। अब हमने 2 एल्स बनाने हैं। एक एल होता है आपकी टांगों और ज़मीन के बीच में, एक हमारे पास ये 90 डिग्रीज का एंगल आ गया, और दूसरा 90 डिग्री का एंगल होता है आपके हाथ और कैजुअलिटी की बॉडी के बीच में। ठीक है। तो जब आप इस तरह के 2 90 डिग्रीज के एंगल बनाते हैं तो ये परफेक्ट पोजीशन होती है जिस पे आप प्रेशर दे सकें ताकि किसी का हार्ट रीस्टार्ट हो सके। ठीक है। प्रेशर किस तरह देना है? हम कंप्रेशन देते हैं, हम प्रेस करते हैं और जो फोर्स लगेगी वो आपके मेनली कंधों से फोर्स लगेगी। ठीक है। ठीक है। तो अली आप 30 कंप्रेशन दें 18 सेकेंड्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अच्छा, ये 30 कंप्रेशंस आपने देनी है जी। एक वक्त में? इन 18 सेकेंड्स। ओके, ठीक है। और अगर इसके बावजूद कोई बहाल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? अच्छा, तो ये हमारे पास कंप्रेशंस का पार्ट होता है। सीपीआर में हमारे पास जैसे सीपीआर जो है वो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, तो उसमें हम सीपीआर के बाद उनको आर्टिफिशियल ब्रेथ्स भी देते हैं। और अगर कोई कैजुअलिटी सही नहीं होती, वापस उनको दोबारा वो रिवाइव नहीं होते, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें फिर रेपिटेशन भी होती है। ठीक तो ये हम पूरा प्रोटोकॉल वर्कशॉप में सिखाते हैं। वर्कशॉप में सिखाते हैं। ये आज नहीं सिखाएंगे, हमें इसके लिए वर्कशॉप ही ऑर्गेनाइज करानी पड़ेगी, है ना इमरान? अब सब कुछ नहीं बता रहे हैं आप जब नहीं मैम, सब बताएंगे आपको सही से। अच्छा, और क्या बताने वाले हैं आप लोग सीपीआर के अलावा? तो मैम आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि ये रोकना कब होता है। अब ये जो इन्होंने 30 कंप्रेशंस दिए हैं एक्चुअली, वो ये साइकिल चलती रहती है। 30 कंप्रेशंस होते हैं और फिर 2 मसनूई सांसें देते हैं। अच्छा। फिर वापस 30 कंप्रेशंस, 2 सांसें, वापस 30 कंप्रेशंस। अच्छा। इस तरह जब 5 बार हो जाता है तो हम फिर उनकी पल्स चेक करते हैं। यहाँ से कैरोटिड पल्स होती है ये गर्दन की, हम ये चेक करते हैं और देखते हैं अच्छा वापस अगर खून यहाँ पे आपको फील हो रहा है तो मतलब हार्ट वापस ठीक हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आप ये वापस करते रहोगे। और ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा इसमें जान लगती है, तो अगर आपके पास वही हमारा जो एम है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग हेल्प कर पाएंगे। और ये तब तक आपने करना है जब तक जैसे एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या आपको लगता है कि अब फ़ायदा नहीं और करने का, या आप थक भी जाते हैं। अगर आप थक गए हैं तो आप नहीं करें, बिकॉज आपका अच्छा नहीं होगा सीपीआर और आप खुद भी थकेंगे और आप कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँचा रहे होंगे। ये भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये करते कब है। ये जब आपका दिल काम करना बंद हो जाए तो ये भी आपको चेक करना होता है। ये जैसे इमरान ने बताया, आप यहाँ पे अपनी गर्दन की पल्स चेक करते हैं। अगर पल्स महसूस नहीं हो रही या बहुत हल्की सी पल्स आ रही है तभी आप ये रद्द अमल करना शुरू करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। मतलब उनका दिल काम कर रहा है अगर पल्स महसूस हो रही है, कि अगर पल्स नहीं है इसका मतलब दिल काम नहीं कर रहा, मतलब आपको ये करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह चोकिंग हो जाती है, चोकिंग एक बहुत कॉमन, अब बच्चों में, बड़ों में, घर में भी हो जाता है, और यूजुअली घर में माँ और बच्चे अकेले होते हैं या कोई बुजुर्ग मौजूद है, उस सूरत में उसका भी आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि चोकिंग से कैसे बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल। सो चोकिंग में सबसे पहले हम लोग जो भी है जो शख्स है चोक कर रहे हैं उनके करीब जाते हैं। हम पहले ये असेस करते हैं। आप दोनों चाहें तो खड़े होकर भी बता सकते हैं, या अगर कोई भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लो, कुछ डेमोन्स्ट्रेट थोड़ा सा अगर कर दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम पहले जाके असेस करते हैं कि पार्शियल चोकिंग है या कंप्लीट चोकिंग, यानी उनके जो सांस की नाली है पूरी तरीके से बंद है या कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। अगर कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है, पार्शियली ब्लॉक्ड है, तो फिर हम उनको इंकरेज करते हैं कि आप खांसिए पहले, ताकि खांस के वो निकल जाए ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो खांसने से भी वो ऑब्स्ट्रक्शन बाहर नहीं निकलेगी। तो उस सिचुएशन में आपने 2 चीज़ें करनी होती है। एक चीज़ होती है बैक स्लैप्स देने होते हैं, आपने उनकी पीठ पे थपकी मारनी होती है बहुत ज़ोर से। और दूसरा अमल होता है जिसको हम हाइमलिक मैनूवर बोलते हैं या अब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं, जो काफ़ी लोग ने शायद सुना हुआ होगा। इसमें आप उनके पीछे की तरफ से जाते हैं और फिर उनके पेट को इस तरीके से पुश करते हैं ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऊपर की तरफ प्रेशर की से बाहर आ जाए। तो अगर वी कैन शो नाउ, जी आप आ जाओ, यू कैन डू द मैनूवर। तो फर्ज करें, आई थिंक क्या नहीं, इस तरफ, ओके जी। तो फ़र्ज़ करें जैसे अगर इमरान है और इमरान अगर चोक कर रहे हैं, तो हम पहले मैं इमरान को साइड से अप्रोच करूँगा। अपना जो नॉन डोमिनेंट हाथ है, जो मेरा गैर मजबूत हाथ है, वो उनके सीने के ऊपर रखूँगा इस तरीके से, और फिर मैं अपने मजबूत हाथ से उनको नीचे की तरफ बेंड कर दूँगा ताकि ग्रेविटी से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल आए। फिर मैं क्या करूँगा, इनके 2 जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसके बिटवीन मैं इनको 5 बैक स्लैप्स दूंगा ज़ोर से। 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने 5 जोर से इनको बैक स्लैप्स देंगी। अभी तो मैं ऑब्वियसली जोर से नहीं दूंगा क्योंकि इमरान चोक नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर रहे होते अलावा इमरान प्रेसिडेंट भी है ना तो वो वापसी जाके कोई और चोक ना हो जाए। जी। फिर अगर अब भी नहीं निकला अगर, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं हाइमलिक मैनूवर की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा या अब्डोमिनल थ्रस्ट की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने हाथ पे एक फिस्ट बनाना होगा। इस तरीके से पहले मैं थम्स अप का साइन दिखाऊंगा, फिर मैं अपने थंब को अपने हाथ के अंदर डाल दूंगा ताकि जो थंब का जो जॉइंट है वो बाहर प्रोट्रूड करे इस तरीके से। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इनके नाफ को लोकेट करूंगा, इनके नेवल को लोकेट करूंगा, और जस्ट अबव द नेवल क्या करूंगा, अपने फिस्ट को रख दूंगा, अपने मजबूत हाथ वाले फिस्ट को। फिर जो गैर मजबूत हाथ है उससे क्या करूंगा, रीइंफोर्स करूंगा और पीछे इस तरीके से पावर पोज में खड़े हो जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक जे लाइक मोशन में क्या करूंगा, इनको थ्रस्ट दूंगा। 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 दफ़ा मैंने बैक स्लैप देने, फिर 5 दफ़ा मैंने क्या करना है इस तरीके से ना जे लाइक मोशन, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स, ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्रेशर के जरिए से बाहर निकल आए। फिर मैंने ये साइकिल कंटिन्यू रखना है, 5 बैक स्लैप्स, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट का। थैंक यू सो मच। सही अच्छा किया निकल इन्होंने। गई है चोकिंग। हाँ, जो कोई सोच में भी थी वो भी निकल गई है। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर एक और ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और बताएंगे? हार्ट अटैक के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, हार्ट अटैक की सिचुएशन हम किस तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हार्ट अटैक की सिचुएशन में कैसे आप मदद कर सकते हैं, उसके लिए आपने ब्रेक के बाद हमें फिर ज्वाइन करना है। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फर्स्ट रिस्पांस इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान फ्रिप से हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। प्रेसिडेंट हैं उनके इमरान रज़ा साहब, और उसके अलावा मोहम्मद शामिल हमारे साथ मौजूद हैं, अली अब्बास मकानी हमारे साथ मौजूद हैं, मनकानी सॉरी, और वानिया साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। और आप लोग हमें अब ये बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक आता है तो फर्स्ट रिस्पांस क्या होगा। बड़ा अच्छा वैसे इन्होंने मुझे ब्रेक में एक्सप्लेन किया कि फ़र्स्ट एड और फर्स्ट रिस्पांस में क्या डिफरेंस है, वो बाद में लेकिन हम आपको बताएंगे, वक्त कम ना हो जाए। जी ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट अटैक तब होता है जब किसी शख्स का हार्ट अगर जो है वो काम करना बंद हो जाए। बेसिकली एक क्लॉट होता है आपके वेसल्स में, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है उसको ब्लड नहीं मिल रहा। तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट आगे किसी को पंप नहीं कर पाएगा ब्लड। तो एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन चूँकि है हार्ट अटैक, तो जब कभी किसी को हार्ट अटैक आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ जो आप करें वो है आप फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल करें। अमूमन तौर पे मोस्ट लोगों को पता होता है एम्बुलेंस कॉल करनी होती है, लेकिन इतनी हड़बड़ मच जाती है, लोग इतने पैनिक कर जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, आपको ये मालूम हो, सबसे पहली चीज़ जो आपने कुछ करनी है, आपको कुछ आता हो ना आता हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। ठीक है। देन फिर जो भी शख्स है जिसको ऑब्वियसली हार्ट अटैक आ रहा है, आपने उनको काम डाउन करना है, आपने उनको बिठाना है। उनका हार्ट ऑलरेडी स्ट्रेस में, अगर वो ऑलरेडी और स्ट्रेस लेंगे तो उनके दिल पे और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी जान को और ज़्यादा मजीद खतरा हो सकता है। तो आपने उनको काम डाउन कराना है और आपने फिर उनको बिठाना है। और अगर बिठाना है तो आपने इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन में बिठाना होता है, जिसको हम बोलते हैं एक डब्ल्यू पोजीशन बोलते हैं। तो आई कैन मे बी शो दैट डब्ल्यू पोजीशन राइट नाउ। तो बेसिकली होता यह है कि आपकी जिसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, आप उनसे कहेंगे कि किसी फ्लैट सरफेस, जैसे बेड हो सकता है, दीवार हो सकती है, उससे आप टेक लगा के बैठ जाएं। जैसे अभी यहाँ अली बैठे हुए हैं, और आपने अपनी टांगों को इस तरह करके उठा लेना है। अब जाहिर सी बात है, जिसको हार्ट अटैक होता है वो थोड़ा सा परेशान होगा, कमज़ोर फील करेगा, तो आप उनकी टांगों के नीचे कोई तकिया वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। अब इस पोजीशन का हमें फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले, क्योंकि आपका दिल कमज़ोर हो रहा है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि दिल पे जो बोझ है ब्लड का वो कम से कम हो। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि जो आपका ऊपर वाले हिस्से का जिस्म ब्लड होगा, जो आपके ऊपर वाले जिस्म कंधों वगैरह का होगा, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, और जो टांगों का ब्लड होगा वो भी ग्रेविटी की वजह से आपके पाँवों की तरफ जाएगा। तो जो आपका दिल है उस पर कम से कम ब्लड जाएगा, तो कम से कम बोझ होगा जी, कम से कम प्रेशर होगा। तो इस तरह आपने उन्हें डब्ल्यू पोजीशन में बिठाना है। इसके बाद हमारे पास, वैसे तो हम जब फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो हम यूजुअली कोई मेडिकेशन नहीं करते, क्योंकि मेडिकेशन फिर आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं। मगर हार्ट अटैक की सिचुएशन में हमारे पास एक मेडिसिन होती है जो हम नॉर्मली पेशेंट्स को दे सकते हैं, और वो मेडिसिन होती है बेसिकली एस्प्रिन। अब एस्प्रिन हमारे पास मार्केट में 2 नाम से अवेलेबल होती है। एक तो डिस्प्रिन होती है, जिससे लोग नॉर्मली गरारे गार्गल्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा दूसरी एक मेडिसिन होती है जिसे हम कहते हैं एस्कार्ड। अब एस्कार्ड नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं वो हार्ट पेशेंट्स को ऑलरेडी प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपने जो है वो ये खानी है, जैसे खून पतला करने की दवा हमारे यहाँ आमतौर से कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो हम जो एस्प्रिन की डोज देते हैं वो हमें देनी होती है 300 mg एस्प्रिन। अब जो डिस्प्रिन होती है, एक गोली डिस्प्रिन, वो 300 mg एस्प्रिन होती है उसमें, एक डिस्प्रिन में। मगर एस्कार्ड की हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आती हैं। तो जैसे अगर आपके पास एस्कार्ड 75 है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती है, तो हम फिर 4 देंगे एस्कार्ड। ठीक है। तो क्योंकि 75 एक है, हमें 300 देनी है। इस तरह अगर हमें 100 की डोज है एस्कार्ड की, तो हम 3 गोलियाँ देंगे। सही। तो वो वैसे ही आप पानी के साथ ले लें। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और एक पर्टिकुलर चीज़ आ जाती है कि हम पानी के साथ ये दवा नहीं लेते। ठीक है।
کہ جب ہم پانی کے ساتھ لیتے ہیں تو دوا ہمارے منہ کے بعد ہمارے پیٹ میں جاتی ہے اور اسے دل تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیجویلٹی سے بولتے ہیں یا جس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو چبا کے کھائیں. Oh my God, اچھا. چبا کے کھائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا منہ ہوتا ہے, گولی جیسے ڈسپرین تو جلدی کھل بھی جاتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے منہ کے ذریعے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے اور دل تک پہنچ جاتی ہے. جی بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ بتایا, اور کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے تو آپ نے شامل کچھ بالکل. سو بیسکلی ہم کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے ناظرین کو اور ویسے جنرلی بھی پاکستانیوں کو ہمارے پاس, کہ ہمارا ایک نیا پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بنو ذمہ دار پاکستانی. اور اس کے تھرو ہم اپنے جو کورس, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ڈی ایچ اے فیز 2 میں ایک ہمارا سینٹر اور ریسرچ ایجوکیشن ہے, وہاں پہ ہم لوگ فری آف کاسٹ لائف سیونگ اسکلز جس میں سی پی آر کی نالج ہے اور بہت ساری اور فرسٹ رسپانس اسکلز بھی فری آف کاسٹ سکھائیں گے. اور اس کے فورمز ہمارے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں اس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ہمارے لائیو جائیں گے آن دا 6 مئی 2023. سو یو گائز کین چیک آور فیس بک پیجز اور آپ اس پہ اور آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں لوگ, مانیٹری سپورٹ بھی آپ کو درکار ہوتی ہے. بالکل, بیکاز جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, عمران صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہم لوگ ایک اسٹوڈنٹ رن آرگنائزیشن ہے اور ہمارے جو بھی فنڈز ہوتے ہیں یا تو ہمارے فاؤنڈرز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا پھر ہمارے جو جنرس اسپانسرز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس مشن کو فارورڈ لے جانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے, تاکہ ہم اور سٹیز میں جا سکیں اور یونیورسٹیز میں جا سکیں. اور کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, عمران صاحب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے پلیز, تو جلدی سے. اسی کی امپورٹنس پہ لاسٹلی بات کرنا چاہوں گا, کچھ نمبرز دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو. جیسے ابھی ہارٹ اٹیک کی بات ہو رہی تھی کہ ہر گھنٹے, ابھی پمس کی یہ ریسرچ تھی کہ کم از کم 50 لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک ان کو آتا ہے ہر گھنٹے پاکستان کے اندر. oh my God. تو اگر آپ سال کا لگا لیں تو تقریباً 4,10,000 11,000 بن جاتا ہے. اینڈ یہ وہ چیز ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی آپ کو کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے, اور یہ چیز پریونٹیبل ہے. اور ہم یہی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچا دیں. ہر سال ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ نہ کچھ 5 سے 6,000 لوگ ہم ٹرین کر دیتے ہیں. اینڈ پچھلے سالوں میں ہم کرتے آ رہے ہیں تو اراؤنڈ 25,000 لوگ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے ٹرین کر چکے ہیں اس نالج کے ساتھ. وش یو آل دا بیسٹ فار دیٹ. اور بالکل یہ اچھا کام ہے, ضروری کام ہے, وقت کی ضرورت ہے. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا, اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا اور ایکسپلین کیا. اگر آپ انہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں, رابطے کا ذرائع انہوں نے بھی بتا دیے, ہمارے تھرو بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.